देखो स्टार्ट किया जाए आज से क्लास। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए थे कि एवोल्यूशन के डिफरेंट थ्योरीज क्या क्या होते हैं, और फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट तक हम लोग लास्ट क्लास कवर कर लिए थे। आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे बात को, और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल बोल सकते हो, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर हो जा रहा है कि एवोल्यूशन नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कि अगर एवोल्यूशन होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, और अगर इक्विलिब्रियम होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा। पहले ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है तो एवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, और अगर एवोल्यूशन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब रियलिटी में क्या होता है, सच्चाई ये है कि इक्विलिब्रियम नहीं होता है वैसे हर जगह, और एवोल्यूशन चलता रहता है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, उल्टे तरह से बोलूं, अगर मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम कब कब पॉसिबल हो सकता है, तो क्या क्या कंडीशंस आप प्रोवाइड करेंगे तब जाकर इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। ठीक है, वो कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक, तो वो कंडीशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करते हैं। बट याद रखेंगे कि इक्विलिब्रियम प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकली कर सकता है बट प्रैक्टिकली करना मुश्किल है। ठीक, एवोल्यूशन चलता रहता है। तो अगर इक्विलिब्रियम होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। जैसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर इज कि जीन पूल कांस्टेंट होना चाहिए। जीन पूल क्या होता है, जीन पूल का मतलब हो गया कि एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स है सबका सम टोटल, जितने भी जीन्स है सबको मिला जुला कर हम बोलते हैं जीन पूल। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन के अंदर जो जीन पूल है उसको कांस्टेंट होना चाहिए। अब ऐसा संभव है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे जीन्स यहाँ वहाँ होते रहते हैं। पॉपुलेशन का जब भी माइग्रेशन होता है तो कुछ जीन्स एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जाते हैं। ठीक है, और ये मूवमेंट चलता रहता है, इसलिए जीन पूल चेंज होता रहता है। जीन पूल फिक्स नहीं रहता है। इसके अलावा नए जीन्स आते भी हैं बाहर से, और पुराने जीन्स बाहर जाते भी हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होना पॉसिबल नहीं है। बट यस, अगर आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो आप ये लिखोगे कि जीन पूल मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, जीन माइग्रेशन शुड नॉट अकर। वही वाली बात फिर से आ गई कि जीन माइग्रेशन होने से क्या होगा, नए जीन्स आएंगे, और नए जीन्स आएंगे या जाएंगे तो इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होगा, जीन पूल चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमको अगर इसको इक्विलिब्रियम में या कांस्टेंट रखना चाहते हैं अगर हम, तो हमें जीन माइग्रेशन को रोक के रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, देयर शुड बी नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट समझाना पड़ेगा, अभी कुछ देर बाद अभी आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो मैं समझाता हूँ। अभी याद रखो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया तो एवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बट इक्विलिब्रियम के लिए देयर शुड बी नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। फोर्थ पॉइंट, देयर शुड बी नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन भी समझाना पड़ेगा अभी आपको। रिकॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा कि नया कॉम्बिनेशन बनता है क्रोमोसोम्स के क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो रिकॉम्बिनेशन तो होता है, ऐसा तो नहीं है कि रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट यस, अगर हमको इक्विलिब्रियम स्थापित करना है या स्टैब्लिश करना है, इन दैट केस हमको रिकॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। ठीक है। पांचवा पॉइंट, देयर शुड बी नो म्यूटेशन। म्यूटेशन होना भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं है कि म्यूटेशन ना हो, म्यूटेशन तो होगा ही यार, है ना। तो म्यूटेशन नहीं होना पॉसिबल नहीं है। बट यस, अगर आपको इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है तो म्यूटेशन शुड शुड नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है। देयर शुड बी नो इफेक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब नेचुरल सिलेक्शन ऑल द टाइम काम कर रहा है, बट अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है तो नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये सारे के सारे हाइपोथेटिकल पॉइंट्स हैं जो ये कहते हैं कि अगर ये सारे पॉइंट्स हो गए तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि इक्विलिब्रियम नहीं होता है, और एवोल्यूशन चलता रहता है। ठीक है, तो ये लिखा है कि इफ ऑल दीज फैक्टर्स आर सेटिस्फाइड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होंगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और ऐसा, सच्चाई ऐसी यही है कि ये नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए नोट पॉइंट करके, इफ हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, हार्डी और वेनबर्ग दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये नाम पड़ा है हार्डी वेनबर्ग। इज प्रेजेंट देन एवोल्यूशन इज एब्सेंट, एंड वाइस वर्सा। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा मतलब अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, यही है। सम टर्म्स, क्या क्या टर्म्स है देखो, फटाफट देख लेते हैं। जो ऊपर बात कर रहे थे वही वाला है। जीन पूल, तो कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। जितनी पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, जितने भी जीन्स है एक पॉपुलेशन के अंदर, उन सभी जीन्स का जो कलेक्शन है, सम टोटल है, उसको हम बोलते हैं जीन पूल। ठीक है। जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, जीन फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो अ, हफ्ते में मंडे एक दिन आता है, जैसे आज थर्सडे है। ठीक है, तो थर्सडे का फ्रीक्वेंसी क्या है, वीक में एक दिन। ठीक है, अब अगर हफ्ते में दो बार थर्सडे आता है तो उसको बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी दो है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है।
हाँ, तो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटिशंस ऑफ ए जीन। तो एक जीन का रिपीटिशन कितनी बार पॉपुलेशन के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो एक ही जीन अगर हर इंसान के अंदर पाई जाएगी पॉपुलेशन के अंदर, तो बहुत सारे इंसान एक टाइप के दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक कोई कोई मान लो सिटी है, ठीक है, एक गांव है, चलो गांव है, एक एक गांव है, ठीक है। उस गांव के अंदर क्या है, सभी लोग, सबके पास दो दो हाथ दो दो पैर है, सही बात है। सबकी शक्ल एक एक दूसरे से काफी मिलती है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके अंदर जो जीन्स है, जो जीन इस पहले इंसान के अंदर है, वही जीन्स सेकंड में भी है, वही जीन्स थर्ड में भी है, मतलब वही जीन बार बार रिपीट हो रही है। तो नंबर ऑफ रिपीटिशंस बहुत ज्यादा है। इसीलिए सिमिलर कैरेक्टर्स या सिमिलर ट्रेट्स हर मतलब हर दूसरे या तीसरे इंसान में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जीन फ्रीक्वेंसी जहां पर ज्यादा होती है, आप बोल सकते हैं वहाँ कैरेक्टर्स भी रिपीट होते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक एक जैसे लोग वहां पर रहते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखो, जीन फ्लो की बात कर लेते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल या जीन्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो अगर कोई कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं हमेशा के लिए, तो उसको बोलते हैं जीन फ्लो। जैसे कि इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था, तो इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आ गए थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जीन का फ्लो हुआ, ठीक है। इसी को बोलते हैं जीन फ्लो। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड है जीन माइग्रेशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जीन माइग्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, जीन माइग्रेशन भी वही हो गया, ठीक है, माइग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर अगर हम जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो को, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो एक ही है, ठीक है, अगर हम इसको रैंडमली करते हैं, रैंडमली का मतलब क्या हो रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, रैंडमली हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल, ऐसे ही कहीं भी चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये रैंडमली होता है, देन इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये सब कुछ कुछ टर्म्स है, पता होना चाहिए बस, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, देखो तो यहाँ पे देखो क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स है, इनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जब क्रॉसिंग ओवर होगा, देखो यहाँ पर ब्लू वाले के साथ ब्लैक ने यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कर लिया इस पार्ट में, ठीक है। तो ब्लू वाले के साथ ब्लैक का कुछ हिस्सा चला गया है, और ब्लैक वाले का कुछ हिस्सा ब्लू के पास आ गया है। इसमें दोनों का एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ है एक तरह से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, दिस इज न्यू कॉम्बिनेशन। पहले कैसा था, पहले ये पूरा ब्लू था और ये पहले पूरा ब्लैक था। बट अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू वाले के साथ ब्लैक थोड़ा सा मिक्स हो गया, और ब्लैक वाले के साथ ब्लू थोड़ा सा मिक्स हो गया। क्या लिखे हो सर, वेरिएशन डिपेंड करता है माइग्रेशन पर। हाँ, कर सकता है, करता है बिल्कुल। वेरिएशन बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो माइग्रेशन पर भी करेगा। क्योंकि माइग्रेशन होगा तो जैसा कंडीशन होगा, उस नई नई जगह पर जहाँ वो जाएंगे, वहां पर जैसा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो जैसी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग आता है वेरिएशन, ठीक। ओके, चलो ठीक है, तो ये सब है, तो ये था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज जब होती है ना, तो क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। लेकिन अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो हमको कोई चेंजेस नहीं चाहिए, तो मुझे रिकॉम्बिनेशन भी नहीं चाहिए, मुझे जेनेटिक जीन फ्लो भी नहीं चाहिए, जीन माइग्रेशन भी नहीं चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक। लेकिन ये सब तो होता ही है, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं हो, स्टैब्लिश नहीं हो पाता है, लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट और था, नेचुरल सिलेक्शन, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो इफ नेचुरल सिलेक्शन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि नेचर सेलेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को जो सरवाइव कर पाते हैं। मतलब जो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, वो बच जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो मर जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसको हम लोग नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन अकर्स, देन एवोल्यूशन ऑल्सो अकर्स। अगर नेचुरल सिलेक्शन होगा तो एवोल्यूशन भी होगा, ठीक है, बस यही था। तो ये सब याद करने का पॉइंट था। चलो यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ से कोई डाउट तो बोलना, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब यहाँ से इक्वेशन आता है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का इक्वेशन आता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, देखो फटाफट। देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल टू वन, ये होता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू इक्वल टू वन का मतलब क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो इसको अगर हम बाइनोमियल फॉर्म में ले आए, या फिर सिंपल, ये तो पढ़े होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वन। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड से, ये सब डिराइव किया गया था क्लास में, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से क्या आ गया, ये डिराइव हो गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये याद रखना है, एक इक्वेशन ये याद रखना है, तो फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पी क्यू ये सब है क्या, तो देखो यहाँ पर जो स्मॉल पी है, इसको बोलते हैं अलेलिक फ्रीक्वेंसी,
ऑफ डोमिनेंट एलील। ठीक है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। और स्मॉल क्यू क्या है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। जैसे मान लो मेरे पास अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है, तो कैपिटल टी क्या हो गया? एक अलील हुआ, अलील नंबर वन, और ये क्या हो गया? अलील नंबर नंबर टू। ठीक है, अलील नंबर वन और अलील नंबर टू। ठीक है, ये दोनों ही सेम जीन के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये दोनों की जो सेम जीन होगी वो इसकी हाइट डिटरमाइंड कर रही होगी, है ना? तो हाइट एक कैरेक्टर है। हाइट क्या है? कैरेक्टर है। और उस कैरेक्टर के दो अलग अलग ट्रेट्स हैं, एक टॉल वाला ट्रेट है और एक डॉर्फ वाला ट्रेट है ना? तो दोनों के ट्रेट्स के लिए अलग अलग यहाँ पर अलील है। कैपिटल टी जो है ये टॉल ट्रेट के लिए है, जबकि स्मॉल टी जो है वो डॉर्फ ट्रेट के लिए है। ठीक है, दोनों अलील्स ट्रेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हो, ट्रेट नंबर वन और ये ट्रेट नंबर टू। क्या ट्रेट है इसका? जैसे कि हाइट यहाँ पर कैरेक्टर था, तो ट्रेट यहाँ पे हो गया टॉल, और इसका ट्रेट क्या हो गया? डॉर्फ। ठीक है, इतना तो सबको पता है जेनेटिक्स में। अब देखो, यहाँ पर जो अलील है कैपिटल टी, अगर हम उसको बोले तो ये डोमिनेंट है ना? तो डोमिनेंट अलील को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल लिया स्मॉल पी। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। जैसे मान लो कैपिटल टी एक डोमिनेंट अलील है, सब समझाने के लिए ले रहे हैं बस। ऐसे ही स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव अलील है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो उसके लिए एक सिंबल ले लेंगे स्मॉल क्यू। इसका जो सिंबल क्या है? स्मॉल क्यू। ठीक है, दो अलग अलग अलील के लिए अलग अलग सिंबल ले लिया गया, इसी को बोलते हैं अलीलिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, अगर हम जीन के रेस्पेक्ट में बात करना चाहें तो आप जानते हैं कि दो अलील, एक जीन के अंदर हमारे पास दो अलील हम लोग डिप्लॉयड हैं, तो हमारे पास क्या है? दो अलील्स आएंगे एक जीन के अंदर। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ही है मान लो, ये दो अलील्स है, या मान लो स्मॉल टी एक साथ है, ये भी क्या है? दो अलील हो गए। कैपिटल टी ये भी दो अलील है। अब अगर मैं बोलूं कैपिटल टी एक साथ है, तो कैपिटल टी का मतलब हो गया दोनों स्मॉल पी एक साथ है ना? कैपिटल टी क्या है? ये था ना, पी। तो पी दो बार लिख लो, क्या हो जाएगा? पी दो बार मतलब पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर है। वो यहाँ लिखा है पी डॉट पी, पी इंटू पी। ठीक है, तो ये जीन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब अकेला रहेगा, अकेला अकेला रहेगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अकेला रहेगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा अलील को, अलीलिक फ्रीक्वेंसी। जब दो किला हो जाएगा, दो हो जाएगा यहाँ पर, तब ये अलील नहीं रहा, तब ये क्या हो गया? जीन हो गया। ठीक है, पी वाला कैपिटल है और क्यू वाला स्मॉल है, याद रखना। ठीक है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। तो अगर हम क्यू स्क्वायर की बात करें, तो क्यू स्क्वायर मतलब क्यू इंटू क्यू, ये भी जीन फ्रीक्वेंसी है, ये रिसेसिव के लिए है। ठीक है, जैसे ये हो गया कैपिटल टी के लिए समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये क्या हो गया? स्मॉल टी के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बोले टू पी क्यू, तो टू पी क्यू क्या है? टू पी क्यू यहाँ पर हो गया हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए। यहाँ पर जो टू वर्ड है, टू टू नंबर जो है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर टू टाइप्स के अलील्स है अपने पास। दो टाइप्स के अलील है, कौन कौन से? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, मान लो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फैक्टर में वन के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे टू के साथ मल्टीप्लाई। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ टू पी क्यू, मैं अगर फ्रेश करके दिखाऊँ आपको, एक मिनट को, यहाँ लिखते हैं। अरे यार, हो गया इसको, एक मिनट को यार, मेरा लैपटॉप फिर से हैंग हो गया। हम्म। एक मिनट। हम्म। तो देखो, वापस चलते हैं। तो मैं क्या बोला था? जैसे मान लो मेरे पास कैपिटल टी कैपिटल टी है, तो ये क्या है? जीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक कैपिटल टी के लिए मैं लिख रहा हूँ स्मॉल पी, तो दो कैपिटल टी के लिए क्या लिखेंगे? पी डॉट पी। तो ये क्या हो गया? पी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो कैपिटल टी और कैपिटल टी है, दोनों तो एक ही टाइप का है, दोनों तो एक ही टाइप का है, टी और टी दोनों कैपिटल कैपिटल है ना? ठीक है, तो इसीलिए इसको हम इससे इससे हम वैसे करते हैं वन से मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू क्या आता है? पी स्क्वायर ही आता है। ठीक है, करते तो वन से मल्टीप्लाई है हम लोग, लिखते नहीं है लेकिन। ठीक है, लिखते नहीं है, बस वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दे रहा हूँ। स्मॉल टी है मान लो,
तो इसको कैसे लिखेंगे, क्यू इंटू क्यू। तो क्या आएगा ये, क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी दोनों एक ही टाइप का है, इसलिए इसको भी वन से मल्टीप्लाई करते तो हैं हम लोग। ये भी आता है क्यू स्क्वायर ही, लेकिन लिखते नहीं है वन से। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ इस तरह से कि कैपिटल टी स्मॉल टी है मेरे पास, तब यहाँ देखो दो टाइप्स का आ गया। तो एक आ गया पी, एक आ गया क्यू। और क्योंकि दो अलग अलग टाइप का आया, पी और क्यू अलग अलग टाइप का आया है, एक कैपिटल एक स्मॉल है ना, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, इसीलिए इसको टू के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दो टाइप्स का है ये। अभी तक एक टाइप का आ रहा था, इसलिए वन से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये दो से आ गया तो टू पी क्यू हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू टू पी क्यू आता है। अब ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये बस आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। वहां पर भी वन से मल्टीप्लाई करते हैं, बट वो बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो कराते भी नहीं लोग। ठीक है, तो इस तरह से आता है, ये कैसे आया बता दिया मैंने। तो ये तीन आ गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और टू पी क्यू, तीन आ गया। तीनों मिलाकर 100% है। तो अगर तीनों मिलाकर 100% है, तो पी स्क्वायर, टू पी क्यू और क्यू स्क्वायर तीनों मिलाकर अगर 100% है, तो इट इज इक्वल टू वन। ठीक है, बस यही है। तो ये तीनों को मिलाकर अगर ये वन के बराबर है, तो मतलब पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लोग देख ही चुके ऑलरेडी, वन के बराबर आता है। अब जैसे यहाँ पर 200 लोगों का है, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं इसको साइड कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 पीपल, 200 लोग यहाँ पर है, 160 वर फाउंड टू बी वर फाउंड टू एक्सप्रेस डोमिनेंट एंड 40 वेयर रेसेसिव फॉर सर्टेन ट्रेट। बोल रहा है कि 160 जो था वो डोमिनेंट है, और 40 जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, फाइंड द एलेलिक फ्रीक्वेंसी। जब एलेलिक बोल दिया, एलेलिक का मतलब क्या हो गया, एलेलिक मतलब या तो पी या तो क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू दोनों के लिए हो सकता है, पी भी हो सकता है या फिर क्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमको पी और क्यू दोनों निकालना है। क्वेश्चन में ये बोला गया अलीलिक मतलब पी और क्यू निकालना है, तुमको याद रखना। याद रखना कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम स्मॉल वाले से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम रेसेसिव से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम रेसेसिव से स्टार्ट करेंगे, लिखा हुआ है भी मैंने क्लास में कि ऑलवेज स्टार्ट विथ रेसेसिव, रेसेसिव से स्टार्ट करना है। स्टेप्स क्या था, स्टेप्स बताया था, ये स्टेप फॉलो करना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो स्टेप क्या है देखो, फर्स्ट फाइंड क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर निकाल लो, उसके बाद क्यू स्क्वायर का रूट निकाल के क्यू निकाल लो, ये स्टेप याद कर लो। ठीक है, फिर पी निकालना है और फिर टू पी क्यू निकल जाएगा। ठीक है, क्या क्या करना है, क्यू स्क्वायर, क्यू, पी और फिर टू पी क्यू। पहले क्यू स्क्वायर से स्टार्ट किया जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में दिखा है कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, 200। पॉपुलेशन है 200। ठीक है, हम क्यू स्क्वायर निकालेंगे। क्यू स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो क्यू स्क्वायर निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, क्यू स्क्वायर कैसे निकलता है, नंबर ऑफ रेसेसिव बाय टोटल नंबर। तो रेसेसिव का नंबर दिया है क्वेश्चन में 40। ठीक है, टोटल नंबर कितना है 200। तो उसको सॉल्व करोगे, काटा कुटी खेलना होगा, 1/5, मतलब सॉल्व करोगे मैथ का इस्तेमाल करके 0.2, सिंपल मैथ है 10 तक का, और क्या है ना। तो 0.2 आ गया, तो ये क्या आया है, क्यों नहीं आया है। यहाँ पे गलती करता है बच्चा, सब क्या करता है, क्यू निकाल देता है। ठीक है, ये क्यू नहीं आया, ये है क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू 0.2 आई है। अब रूट निकालना आना चाहिए, इतना टफ नीट में वैसे नहीं देगा मैथ्स, दे भी सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो जब इसका 0.2 का आप रूट निकालेंगे ना, तो जब हम क्लास में कराए हैं, तो बहुत लोग यकीन नहीं कर रहा था कि इतना आएगा, इतना ही आएगा, लेकिन ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। तो इतना आएगा, रूट निकालने आता होगा आई होप। ठीक है, तो ये आता है 0.45। ठीक है, नहीं तो याद कर लो, रूट 0.2 का रूट 0.1 का रूट निकाल के याद कर लो। ठीक है, ताकि फटाफट कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, तो ये क्यू आ गया। अगर अगर तुम्हारे पास क्यू आ गया है ना, तो तुम पी निकाल सकते हो। ठीक है, पी कैसे निकलता है, तो पी प्लस क्यू का फॉर्मूला इक्वल टू 1 होता है, जानते ही हो। तो तुमको पता ही है यहाँ पर कि क्यू क्या है, पुट कर दो निकल जाएगा। ठीक है, अब टू पी क्यू भी निकाल लोगे, पी भी पता है क्यू भी पता है, टू पुट कर दो बस। यही करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या बोला मैंने। मैंने बोला कि पहले क्यू स्क्वायर निकालो, फिर क्यू निकलेगा, फिर पी निकलेगा, फिर टू पी क्यू, ये स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, क्यू स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या था, क्यू स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला था कि टोटल पॉपुलेशन, नीचे लिखना है टोटल पॉपुलेशन, और यहाँ पर रेसेसिव का जो नंबर है डिवाइड कर दोगे, नंबर आ जाएगा यहाँ पर, मतलब सॉल्व हो जाएगा। समझ गए। प्रैक्टिस करने से आएगा, देखने से तो होगा नहीं, एक बार ट्राई कर लेना घर पर। सेकंड क्वेश्चन देखो फटाफट। इफ होमोजाइगस जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन इज 0.09%। ठीक है, तो होमोजाइगस बोला है, देखो जाइगस बोला है, जाइगस माने यहाँ पर क्यू इंटू क्यू है। ठीक है, या फिर पी इंटू पी है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। होमोजाइगस जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन इज 0.09। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, इस होमोजाइगस रेसेसिव जीन ऐसा होना चाहिए था। ठीक है,
होमोजाइगस रिसेसिव के बारे में लिखा होगा मेरे ख्याल से। तो ये रिसेसिव का डेटा है, ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन इज 0.09%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू, सब निकालने बोल दिया है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखो होमोजाइगस की बात की गई है, मतलब ये क्यू इंटू क्यू है, मतलब ये क्यू स्क्वायर है। तो क्यू स्क्वायर से ही शुरू करना है आपको। क्वेश्चन में दे दिया है इसका वैल्यू 0.09, ठीक है, पिछली बार नहीं दिया था, इस बार दे दिया है। अच्छा, तो क्यू निकाल लेंगे, तो इसका रूट ले लो। जब इसका रूट लोगे तो कितना आएगा, 0.3 आ जाएगा। रूट निकलने आता होगा। ठीक है। जब क्यू निकल गया तो पी निकालना बड़ा आसान है। वन में से माइनस कर दो उसको, पी आ जाएगा, कितना आ गया, 0.7। अब पी भी निकल गया तो अगला स्टेप में तुम टू पी क्यू निकाल दो, टू इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। तो 0.42 आ जाएगा फटाफट। बस यही है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोलना। अगला देखो, ऐसा ही है, मतलब बहुत हार्ड नहीं आता, सिंपल ही आता है, ठीक है। मतलब हम हार्ड, थोड़ा सा हार्ड भी करा दिए थे क्लास में। देखो, अ जीन लोकस हैज टू अलील्स, एक जीन लोकस के पास दो अलील है, ए कैपिटल ए और स्मॉल ए, स्मॉल ए। द जीन फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील कैपिटल ए, इसकी वैल्यू दी गई है, इतनी दी गई है, ठीक है। तुमको बोला है कि कैपिटल ए निकालो, कैपिटल ए निकालो, स्मॉल ए निकालो। तो कैसे करेंगे, तो जीन लोकस हैज टू अलील्स बोल दिया, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील बोला, अलील बोला, अलील 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 मतलब या तो पी या तो क्यू। अब देखो डोमिनेंट बोल दिया है, मतलब ये पी की बात कर रहा है, ठीक है। तो पी की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 0.4, वही यहां पर तुमने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन में गिवन है। डोमिनेंट अलील मतलब पी, रेसेसिव अलील मतलब क्यू, ठीक है। जब अलील बोलेगा तो या तो पी या तो क्यू, जब डोमिनेंट अलील बोलेगा तो पी, जब रेसेसिव अलील बोलेगा तो क्यू। ठीक है। अब पी तो ऐसे ही निकल गया यार, मजाक मजाक में, तो क्यू क्या हो जाएगा, 0.6, वन से माइनस कर दो, ठीक है। अब क्या निकालने बोला आपको, बोला है कैपिटल ए निकाल दो, पी इंटू पी होता है कैपिटल ए, ठीक है। ये क्या होता है, कैपिटल ए स्मॉल है, तो एक है पी एक है क्यू, क्योंकि दो अलग अलग टाइप से, इसलिए टू से मल्टीप्लाई किया गया, टू पी क्यू, ठीक है। स्मॉल है मतलब एक ही टाइप का है दो बार, मतलब क्यू स्मॉल क्यू, मतलब ये क्यू स्क्वायर निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है। निकल जाएगा, पी तो आपको पता ही है, पी का स्क्वायर कर दो, ये देखो पी का स्क्वायर किया, टू पी क्यू, टू इंटू 0.4 इंटू 0.6, 0.48, ठीक। और क्यू इंटू क्यू कितना आ गया, 0.36, ठीक है, 0.36। तो इस तरह से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है। चलो देखो अब एक और क्वेश्चन। इन अ पॉपुलेशन ऑफ पी प्लांट 4% आर स्मॉल टी, जब बोल दिया स्मॉल टी, अब देखो ये क्या है, ये क्या अलील है, दो अलग अलग अलील है ना। तो एक अलील यहाँ पर क्यू स्मॉल क्यू, और ये वाला अलील भी क्या हो गया, स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, वो दे दिया है 4%। अब इतना तो आपके पास दिमाग है कि 4% का मतलब होता है 4/100, है ना। 4% का मतलब 4/100, मतलब 0.04, ये है क्यू स्क्वायर, ठीक है। दिमाग का इस्तेमाल करते हुए क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा, 0.2। तो पी क्यू निकल गया 0.2, पी क्या हो जाएगा, वन में से माइनस कर दो, वन में से माइनस कर देंगे, वन माइनस 0.2 दैट इज 0.8, ठीक है। क्या निकालने बोला था, पी निकालने बोला था, निकल गया, क्यू निकालने भी निकल गया, टू पी क्यू भी निकाल दो, तो 0.32 आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या ही है इसमें, बस थोड़ा प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। तो यही सब है, देखो ये रहा 0.8 यहाँ से निकल गया, टू पी क्यू निकालो, टू से मल्टीप्लाई करो, 0.32 खत्म। कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है। चलो ठीक है। घर पे एक बार ट्राई कर लेना सारा क्वेश्चन। यूट्यूब पे मैं ये मतलब डाल दूंगा मैं वीडियो, एक बार दोबारा देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, लिंक हम शेयर कर देंगे आपको। चलो, तो उसके बाद ये हो गया हार्डी वेनबर्ग का पूरा कहानी खत्म। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्राफ्स की, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पर तीन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, कुछ खास वैसे है नहीं। देखते हैं फटाफट। सबसे पहले बात है कि मीन वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू का बेसिक मतलब होता है एवरेज वैल्यू, ठीक है। कोई भी चीज का एवरेज लेते हैं तो उसको बोलते हैं मीन, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 10 और 20 दो नंबर्स हैं, दोनों का हम एवरेज ले लिए, कितना आ गया, 30/2 कर देंगे, कितना आएगा, 15, 15,
ठीक है 15। तो 15 क्या हो गया आपका मीन वैल्यू हो गया दो का। अब जितने भी चीजें होंगी सबकी आप सबका आप एवरेज लोगे वही मीन होता है। तो मीन वैल्यू इज ऑलवेज फेवर्ड इन नेचर। नेचर में ऐसा देखा गया है कि जो भी कैरेक्टर्स या जो भी ट्रेड्स होते हैं वो मीन कैरेक्टर्स ही काफी नेचर उसको फेवरेबल रखती है। ठीक है नेचर उसको मीन कैरेक्टर्स को ही आगे बढ़ाती है एक तरह से। ठीक है कोई काफी एक्सट्रीम कैरेक्टर भी सरवाइव नहीं कर पाता। ठीक है कोई डोमिनेंट या रेसेसिव वाला जाता। कौन लिख रहा है यार मत लिखो यार इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो मीन कैरेक्टर्स जो होते हैं ना मीन कैरेक्टर्स वही एक्सप्रेस करते हैं मतलब काफी एक्सप्रेस तो करते ही है मतलब काफी स्टेबल होते हैं नेचर में देखा गया है ऐसा। ओके फेवर्ड इन नेचर सो देयर नंबर इज ग्रेटर देन पर्सन हैविंग टॉलर एंड डॉर्फ हाइट। से मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो हाइट है मीडियम कैरेक्टर की मीडियम ट्रेट की बात की जा रही है। मीडियम हाइट जो होती है वो टॉल और डॉर्फ दोनों से ज्यादा फेवरेबल होती है नेचर में। ठीक है तो नेचर में ऐसा पाया गया है कि मीडियम वाले लोग ज्यादा पाए जाते हैं मीडियम हाइट के लोग। आप भी देखेंगे अपने आसपास ही तो अधिकतर लोग क्या मिलेंगे मीडियम हाइट के मिलेंगे। ठीक है और कुछ कुछ लोग होंगे जो मतलब बहुत टॉल होंगे और कुछ लोग बहुत डॉर्फ होंगे। है ना ऐसे बहुत रेयरली ऐसा मिलता है कि बहुत डॉर्फ और बहुत टॉल। हमारे आसपास 7 फीट के कितने लोग तुमको दिखाई पड़ते हैं बहुत कम। ठीक है लेकिन जो बेसिक जो अधिकतर लोग हैं यहाँ पर आसपास हमारे वो मीडियम हाइट के हैं। है ना जैसे यहाँ देखो ये एक ग्राफ बनाया गया है। ठीक है अब इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि मीडियम हाइट जो है उसकी पीक मिल रही है मुझे। तो अधिक से अधिक लोग मीडियम वाले हैं और डॉर्फ लोग कैसे हैं कम है। टॉल लोग भी कम है। ठीक है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल सबसे अधिक कहाँ पर है मीडियम हाइट वाले हैं। ठीक है वही सब यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं। तो अब इस ग्राफ के तीन वेरिएशंस पाए जाते हैं। अब प्रॉब्लम कर रहा है इसे। तो यार इस ग्राफ के ना तीन वेरिएशंस पाए जाते हैं। एक मिनट रुको यार। देखो यार तो यहाँ पे क्या क्या तीन तीन वेरिएशन क्या क्या मिलेंगे आपको। तो पहला जो वेरिएशन यहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टेबिलाईजिंग ग्राफ। ठीक है स्टेबिलाईजिंग ग्राफ का मतलब क्या होता है अभी यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है क्योंकि हैंग हो चुका है। तो थोड़ा सा उसको वेट करने देते हैं मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो ध्यान से। तो स्टेबिलाईजिंग ग्राफ में क्या होता है मीडियम हाइट जो होती है वो और ऊपर तक चली जाती है और जो ग्राफ होता है वो और भी लंबे साइज का हो जाता है। तो पीक जो होती है ना मीडियम की जो यहाँ पे आपको दिख रही थी सामने। ठीक है तो ये और ऊपर मिलेगी आपको और जो डॉर्फ और टॉल लोग हैं वो और कम हो जाएंगे मतलब मीडियम वाले लोगों की परसेंटेज और बढ़ जाएगी। ठीक है इसको बोलते हैं स्टेबिलाईजिंग। ठीक है तो ऐसा कभी कभी होता है एग्जाम्पल अभी दिखाते हैं रुको। जैसे कि जब आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे का जन्म होता है तो छोटे बच्चे का जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होता बहुत कम भी नहीं होता। ठीक है मतलब एक रेंज के अंदर होता है 2.5 से लेकर कुछ उसका रेंज होता है। 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में होता है उसका। ये नहीं कि 10 किलो का बच्चा जन्म रहा है ऐसा नहीं होता और ऐसा भी नहीं कि 1 किलो का बच्चा है। तो ये बहुत कम या बहुत ज्यादा वेट वाले बच्चे नेचर फेवर नहीं करती है। अगर बहुत ज्यादा वेट वाला बच्चा है तो भी मर जाएगा और बहुत कम वेट वाला तो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है तो इसलिए मीडियम वेट वाले को नेचर ने प्रेफरेंस दे रखा है। तो ये हो गया स्टेबिलाईजिंग। तो क्या बकवास कर रहे हो कि मेरा चैट में ये सब लिख रहे हो विराट सर के बारे में। ये कौन है कौन। ये भव्य प्रकाश है क्या। एक तो मेरा लैपटॉप बड़ा दिक्कत कर रहा है आज। आशीष तुम भेजने वाले थे ना आईपैड क्या हुआ भेजे नहीं तुम। भेजो फटाफट भेजो। देखो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएशंस फाउंड इन ओरिजिनल ग्राफ। तो तीन प्रकार के हैं क्या क्या। एक हो गया स्टेबिलाईजिंग। ठीक है एक हो गया डायरेक्ट स्टेबिलाईजिंग समझा दिया मैंने आपको।
डायरेक्शनल पे ध्यान दें। डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल का मतलब हो गया कि एक डायरेक्शन में ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल। जैसे पहले एक बार डायग्राम देख लो, देखो स्टेबलाइजिंग का डायग्राम समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने आपको बताया कि ग्राफ जो है वो और लंबा बन जाएगा, तो मीडियम वाले और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का बना हुआ है, ब्लू वाला जो है ओल्ड ग्राफ है, दिख रहा है? ये देखो ओल्ड ग्राफ है ये। जो नया ग्राफ है ये वाला है, ये वाला है। ये और ऊपर चला गया, पहले पीक यहाँ पे था, अब पीक यहाँ है, तो मीडियम वाले की संख्या और बढ़ गई है ना? तो न्यू ग्राफ, स्टेबलाइजिंग ग्राफ से वेट ऑफ ह्यूमन बेबीज। ठीक है, 3 से 3.5 kg के आसपास जो डेटा है। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में ये डेटा नहीं दिया गया तो ये जनरल एक वेट है, मतलब इस वेट के अंदर ज्यादातर बेबीज का वेट होता है, इससे ज्यादा या इससे कम अगर होता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, बेबीज हैविंग मीडियम वेट आर फेवर्ड इन नेचर, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टेबलाइजिंग। सेकंड नंबर की बात करते चलो। सेकंड नंबर डायरेक्शनल है, तो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये रहा, यहाँ पर ये देखो, ओरिजिनल ग्राफ का पीक यहाँ था, है ना? मीडियम यहाँ मिल रहा था, लेकिन अब ये शिफ्ट हो गया है इस तरफ, शिफ्ट हो गया। देखो अब ये नया ग्राफ ये है, तो नया ग्राफ देखो ये रहा, ऐसे जा रहा है ना? तो पहले जहां पर तुमको लार्ज मिलता था, वो अब वहां पर तुमको मीडियम वाले मिल रहे हैं। मतलब अब लार्ज वालों का पीक ज्यादा आ गया है ना? लार्ज वाले जो, मतलब लार्ज साइज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको पीक मिल रहा है। मीडियम वालों का नंबर घट गया, पहले यहां तक था, अब देखिए घट के यहाँ आ गया। स्मॉल वाले भी पहले अधिक थे, अब घट गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन, ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। हो सकता है कि इधर शिफ्ट हो जाता, हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी एक ही जगह करते हैं, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। तो याद रखो कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक्सट्रीम साइड में, या तो राइट या तो लेफ्ट, किस तरफ ये खिसक जाएगा। ठीक है, व्हेन द ग्राफ शिफ्ट्स टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, नीचे पढ़िए क्या लिखा है, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल ग्राफ। तो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा कहाँ एग्जांपल मिलता है? इसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल वही है, ये रहा। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ इन मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज टू मोर अमाउंट ऑफ मिल्क। एक चैप्टर था जिसमें हम लोग पढ़ते थे कि कैसे काउज का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, तो वहां पर एक टॉपिक था मल्टीपल एम्ब्रियो, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ऐसे टॉपिक था। वहां पर सुपीरियर काउज को हम लोग बना रहे थे, ऐसा कुछ था। नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब हो गया कि नेचर के लॉज को फॉलो करते हुए, बट आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब हम लोग नेचुरल तरीके से वहां पर क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार सुपीरियर काऊ और सुपीरियर बुल का मेटिंग करा रहे हैं, और उससे जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे वो सुपीरियर क्वालिटी के होंगे, बेहतर क्वालिटी के होंगे। तो उससे जो काउस भी होंगी वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेंगी। इससे क्या होगा, जो फार्मर होगा उस जो, या फिर जो भी जो मिल्क का, मतलब जिसका भी इंडस्ट्री चल रहा होगा, उसको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म का भी तुमने देखा था कि एक डार्क विंग मॉथ था और एक लाइट विंग मॉथ था। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया था पॉल्यूशन की वजह से, याद करो, है ना? पहले इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जब, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नहीं हुआ था 1850 के पहले, इसी चैप्टर में पढ़ाया था आपको। इसके पहले क्या था? इसके पहले लाइकेंस ग्रो करते थे, याद आ रहा है? लाइकेंस की वजह से लाइट विंग्ड मॉथ जो थे उनका नंबर ज्यादा था, और डार्क वालों का नंबर कम था, है ना? लेकिन जब पॉल्यूशन बढ़ गया तो लाइकेंस मर गए, और लाइकेंस मरने की वजह से, और साथ ही साथ जो ट्रीज थी उस पर स्मोक और सूट पार्टिकल्स आ गए, तो ट्रीज डार्क कलर की हो गई। अब यहाँ डार्क वाले बच गए और लाइट वालों को बर्ड्स खा गई, इसलिए डार्क वालों का नंबर बढ़ गया। तो ये एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, है ना? तो ये क्या हो गया, डायरेक्शनल कर्व का एग्जांपल है, याद रखेंगे। ठीक, आते हैं लास्ट नंबर पर डिसरप्टिव वाले में, फिर से इसको दोहरा पड़ रहा है। तो देखो डिसरप्टिव में क्या होता है, तो डिसरप्टिव में जैसे एग्जांपल है अफ्रीकन स्क्विरल। तो अफ्रीकन स्क्विरल जो है, गिलहरी, देखो ये 3 साइज की होती है, एक छोटी, ठीक है, एक मीडियम, ठीक है, और एक लार्ज साइज की है। मान लो ये गिलहरी है, मैंने गिलहरी नहीं बनाया, ठीक है, ऐसे ही मान लो ये गिलहरी नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। इससे छोटी गिलहरी है, ये थोड़ी बड़ी है, और सबसे बड़ी है मीडियम साइज की, स्मॉल, लार्ज, इस तरह से। ठीक है, होता क्या है कि जो छोटे साइज की गिलहरियां होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि अगर कोई प्रेडेटर, मतलब कोई शिकारी उनके पीछे पड़ा है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए किसी छोटे से बिल में जाके छुप जाएंगे। ठीक है, तो ये किसी बिल में जाकर छिप जाएंगी, तो ये शिकारी से बच जाएंगी। ठीक है, जो लार्ज साइज की गिलहरी है,
उसका साइज बड़ा है तो वो तो बिल में तो नहीं जा पाएगी, लेकिन वो भाग करके या प्रेडेटर के साथ लड़ाई करके वो बच जाएगी, खुद को बचा लेगी। ठीक है, उसी पैर लंबे लंबे वो भाग सकती है तेजी से, तो ये भी बच जाएगी, ये भी बच जाएगी। जो मीडियम साइज की है ना, वो बिल में घुस सकता है बेचारा, ना वो लड़ाई कर सकता है, ना वो बहुत तेज भाग सकता है। तो जो बर्ड होगी, प्रेडेटर बर्ड, इसको ही खाएगी। यही आसान शिकार है, तो इसका नंबर क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए नेचुरली देखा गया है कि मीडियम का तो पीक मिलना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की पॉपुलेशन में मीडियम को सबसे कम नंबर मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर हमको दो पीक्स मिलते हैं, एक पीक यहाँ पर मिलता है और एक पीक यहाँ मिलता है, दो पीक्स मिल गए। तो फर्स्ट पीक एंड सेकंड पीक पीक ठीक है, तो एक स्मॉल वाले का एक लार्ज वाले का, इसको बोलते हैं डिसरप्टिव ग्राफ। तो ये हो गया तीसरा टाइप का ग्राफ। ठीक है, अब जैसे एनसीईआरटी में गिरा, देखो ये ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये है आपका ओरिजिनल ग्राफ। ठीक है, ये है ओरिजिनल ग्राफ। अब इसी का तीन वेरिएशंस है। अच्छा, नीचे वाला, ये वाला ओरिजिनल ग्राफ है, सॉरी, एक मिनट। तो ओरिजिनल ये नहीं है, सॉरी। तो ओरिजिनल वाला नीचे है, ये रहा। तो इसके तीन अलग अलग है, जो आपको पढ़ाया वही सब है। तो ये हो गया ओरिजिनल। ठीक है, और ये फर्स्ट वेरिएशन हो गया, इसको क्या बोलोगे, देखो ये इसकी पीक लंबी हो गई है, ठीक है, और नैरो हो गई है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेबिलाइजिंग। स्टेबिलाइजिंग। ठीक, ऐसे ही एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल। ठीक है, एंड तीसरा वाला क्या है, देखो उसमें दो पीक्स मिलेंगे आपको। ठीक है, एक यहाँ पर स्मॉल वाले में और एक लार्ज वाले में, लेकिन मीडियम वाला छोटा हो गया। ठीक, तो ये डिसरप्टिव हो गया, डिसरप्ट हो चुका है, इसका स्ट्रक्चर शेप खराब हो चुका है। तो इस तरह से ये हो गया आपका तीन अलग अलग ग्राफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सब, है ना। अब देखो, अब टाइम स्केल की बात करते हैं। तो एक काम करो, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, दोबारा आप सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिए 2 मिनट के अंदर। मैं एंड कर रहा हूँ इसको।